हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्टेशन। तो आज हम वापस आ चुके हैं हमारी अगली वीडियो लेके, जिसका नाम है एरिथ्रोपोएसिस। तो एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि हमारा सैम्बुलिंगम का प्लेलिस्ट चल रही है। तो इसमें हम सेक्शन 1 सारा कवर कर चुके हैं और सेक्शन 2 पे हैं ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। चैप्टर 8 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी है चैनल पर। अब चैप्टर 9 एरिथ्रोपोएसिस को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो एरिथ्रोपोएसिस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स की ओरिजिन को, डेवलपमेंट को एंड मैचुरेशन के प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। और इसके साथ एक टर्म जॉइंट होती है हेमेटोपोएसिस। उसमें क्या होता है कि ऑल ब्लड सेल्स का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन के प्रोसेस को हेमेटोपोएसिस कहते हैं या होमोपोएसिस कहते हैं। तो अब आ जाते हैं साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। कहाँ कहाँ से आरबीसी जो है डेवलप होते हैं इन फीटल लाइफ। इसको हम टू स्टेजेस में पढ़ेंगे। एक तो फीटल लाइफ में, एक इन न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रन या एडल्ट्स में। तो फीटल लाइफ में क्या होता है, फीटल लाइफ में मेगालोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज और माइलॉइड स्टेज, 3 स्टेजेस में डिवाइड करा हुआ है। मेगालोब्लास्टिक स्टेज यानी कि 1 to 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्रन लाइफ। तो उसमें कहाँ से होते हैं आरबीसी डेवलप फ्रॉम मेसेनकाइमल ऑफ यॉर्क सैक, ठीक है, मेसेनकाइम लेयर होती है। एंड हेपेटिक स्टेज यानी कि 3rd मंथ इंट्रायूटरन लाइफ ऑनवर्ड्स। उसके बाद होते हैं फ्रॉम लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फोइड्स ऑर्गन, उसमें से एरिथ्रोसाइट्स डेवलप होते हैं इन माइलॉइड स्टेज यानी कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ इंट्रायूटरन लाइफ फ्रॉम बोन मैरो एंड लीवर। उसमें से एरिथ्रोसाइट्स जो है वो एरिथ्रोपोएसिस अकर होती है एक्चुअली। एंड इन न्यूबॉर्न बेबीज एंड चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, उसमें अप टू 20 ईयर ऑफ एज इन लाइफ, तो वहाँ बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, जितनी भी बोन्स है सबकी बोन मैरो में एरिथ्रोपोएसिस होएगी और आरबीसी जो हैं वो डेवलप होएंगे। लेकिन आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज जो मेम्ब्रेनस बोन्स होते हैं जैसे कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन्स, स्कल बोन्स एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो ये जो मेम्ब्रेनस बोन है इन्हीं में से डेवलप होते हैं आरबीसी थ्रू एरिथ्रोपोएसिस। लेकिन लीवर, स्प्लीन, इसमें से भी डेवलप हो सकते हैं अगर बोन मैरो फाइब्रोज्ड हो जाती है, किसी केस में डैमेज हो जाती है, तो लीवर और स्प्लीन से भी ये एरिथ्रोपोएसिस जो है हो सकते हैं और आरबीसी बन सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। तो प्रोसेस में क्या रहता है कि स्टेम सेल्स, ठीक है, एंड देन चेंजेस क्या क्या आएंगे और क्या क्या स्टेजेस रहती हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे प्रोसेस में। तो प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है कि स्टेम सेल्स, प्राइमरी सेल कैपेबल ऑफ सेल्फ रेन्यूअल एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, उसे कहते हैं स्टेम सेल। यानी कि जो एक ऐसा सेल जो अपने आप को रीन्यू भी कर सकता है और डिफरेंशिएट भी कर सकता है स्पेशलाइज्ड सेल में। और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स इन द बोन मैरो विच गिव राइज टू ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, मतलब स्टेम सेल से होंगे ओरिजिनेट। तो जो स्टेम सेल ब्लड सेल्स को बनाता है उसे नाम दे दिया गया हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, यानी कि यूपीएचसी। अनकमिटेड यानी कि अभी पता नहीं है किसने किस सेल को ओरिजिनेट करना है अपने में से। तो जब फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, मतलब यूपीएचसी से डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं हो रही, पहले वो कमिटेड में कन्वर्ट होएगा। अब उससे पता है कि अब ये सेल्स बनाने वाला है, तो कमिटेड आगे बनाएगा लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, ठीक है, ऐसा ये फ्लो चार्ट याद करना पड़ेगा। अब लिम्फोइड स्टेम सेल्स लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स को बनाएंगे। और जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है ये आगे क्या करेगा, ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट बनाएगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट बनाएगा और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स बनाएगा। जो कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट्स की है वो एरिथ्रोसाइट बना देगी, जो ग्रैनुलर और मोनोसाइट है वो दोनों बना देगी, ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। ग्रैनुलोसाइट आगे फिर न्यूट्रोफिल, बेजोफिल एंड एओसिनोफिल बना देगा, और जो मेगा कैरियोसाइट है वो मेगा कैरियोसाइट बना के वो प्लेटलेट बना देगा। तो ये ऐसा आप देख सकते हो, ये फ्लो चार्ट आप सैम्बुलिंगम में देख सकते हो, सारा ऐसे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है। तो स्टेम सेल्स का सारा जो इन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ है, देन कमिटेड या डिफरेंट यूनिट, तो यही फ्लो चार्ट है, अच्छे से याद कर लो। इसी के साथ आपको पता चल जाएगा कि एक स्टेम सेल से कैसे अलग अलग जो है वो सेल्स जो ओरिजिनेट हो जाते हैं, उसमें से आरबीसीज आ जाते हैं, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, ये जो इन्होंने डिनोट करा हुआ सिंबल, ये सेल्स है सारे, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। और ऐसे ही एक स्टेम सेल है वो डिफरेंशिएट कर जाता है कई सारे सेल्स में। अब उसके बाद आ जाते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एरिथ्रोपोएसिस, यानी कि जब एक आरबीसी बन रहा है फ्रॉम स्टेम सेल्स, क्या क्या हो रहा है कि जब बन रहा था तो 25 जो उसका डायमीटर था सेल का, वो 25 से कम होके 7.2 माइक्रोन रह गया, 25 माइक्रोन टू 7.2 माइक्रोन। एरिथ्रोपोएसिस के स्टार्टिंग स्टेज और एंड स्टेज में ये डिफरेंस
डिफरेंट है। डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस, तो मतलब इसका मतलब पहले था न्यूक्लियस और बाद में डिसअपेयर हो गया। अपेयरेंस ऑफ HB, अब उसमें हीमोग्लोबिन भी दिख रहा है। और चेंजेस इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म, तो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो गई है। तो ये एरिथ्रोपोइसिस के बिफोर एंड आफ्टर के चेंजेस है। अब एरिथ्रोपोइसिस होती कैसे है वो पढ़ रहे हैं। अब जो हमने पहले पढ़ा था कि स्टेम सेल्स, इसमें उन्होंने एक स्टेम सेल को सभी का बता दिया कि क्या क्या सेल्स बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो इस चैप्टर का मेन फोकस है वो कहाँ पे है, वो रहेगा इस पोर्शन पे कि कॉलोनी फॉर्मिंग इरिथ्रोसाइट से जब इरिथ्रोसाइट बना। अब यहाँ पर तो इन्होंने सीधा बता दिया कि इरिथ्रोसाइट से कॉलोनी फॉर्मिंग CFU यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट CFUE से इरिथ्रोसाइट बन गया। लेकिन इसके बीच में क्या क्या स्टेजेस आती हैं वही इस चैप्टर का मेन डिस्क्रिप्शन है। तो इसके बीच की स्टेजेस पढ़ते हैं क्या इरिथ्रोपोइसिस की। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E आ गया, उसके बाद बनता है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट इसे मेगालोब्लास्ट भी कह देते हैं, इसे मेगालोब्लास्ट भी कह देते हैं। अब मैंने हर स्टेज के साथ उसके टिपिकल फीचर्स लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा याद करने में ईजी रहे और समझने में भी ईजी रहे। सो सबसे पहले आ जाता है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। पहले हम फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं ऐसे। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बनता है बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, 3 नॉर्मोब्लास्ट हो गए। उसके बाद रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर्ड RBC। तो इसका डायग्राम भी देखेंगे साथ में बुक से। तो इसमें क्या रहता है कि प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस का साइज़ देखो, ये जो साइज़ मैंने दिए सारे न्यूक्लियस के साइज़ है। तो न्यूक्लियस के नहीं, सॉरी, ये न्यूक्लियस दिए हैं कितने कितने, और ये साइज़ है डायमीटर सेल का। तो सबसे पहले 20 माइक्रोन था, जो यहाँ बताया 25 से 7.2 रह गया, तो ये ऑलमोस्ट 20 माइक्रोन था इधर प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट 15 रह गया, फिर 10 to 12 इंटरमीडिएट, फिर 8 to 10 लेट, 7 to 7.5 माइक्रोन रेटिकुलोसाइट, और मैच्योर होते होते 7.2 माइक्रोन रह गया, मतलब साइज़ कम होता गया। उसके बाद आ जाओ न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हैं, ठीक है, और इसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो इसमें प्रेजेंट है। अब उसके बाद अर्ली में क्या हुआ, न्यूक्लियोलाई कम हो गए और क्रोमेटिन नेटवर्क थोड़ा डेंस हो गया। उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क और कम हो गया, ठीक है। उसके बाद वेरी मच कंडेंस्ड क्रोमेटिन नेटवर्क, और इसका न्यूक्लियस जो है इंक स्पॉट रह गया, यानी कि छोटा सा एक धब्बा होता है ना जैसे, उतना रह गया। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस एब्सेंट ही हो गया, और मैच्योर्ड RBC में न्यूक्लियस है ही नहीं। तो उसके बाद बात आ जाती है कि इंपॉर्टेंट इवेंट कौन से हैं। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या है, न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तभी न्यूक्लियोलाई कम हो गए थे यहाँ पे। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन जो है वो भी स्टार्ट अपेयरिंग, दिखना शुरू हो जाता है। लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ पाइकोनोसिस, उसे कहते हैं पाइकोनोसिस। एंड रेटिकुलोसाइट में क्या होता है कि रेटिकुलम इज फॉर्म्ड, रेटिकुलम बन जाता है इसमें, और जो सेल है वो कैपिलरी में जाना शुरू कर देते हैं। मैच्योर्ड RBC में रेटिकुलम फिर से डिसअपेयर हो जाता है, और सेल जो है वो अपनी बाइकनकेविटी, जो उसकी शेप होती है डंबल शेप बाइकनकेविटी, वो मेंटेन कर लेता है। अब उसके बाद आ जा इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी रहती है वो मैंने लिखी नहीं यहाँ पे। तो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, इसमें यही ऐसे ही डाल देता हूँ स्टेनिंग प्रॉपर्टी, या इधर कर देते हैं कि प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में बेजोफिलिक होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में भी बेजोफिलिक होती है, और इसमें होती है पॉलीक्रोमोफिलिक डबल टाइप की। इसमें होती है एसिडोफिलिक, बेजोफिलिक एंड एसिडोफिलिक, ठीक है। तो अब ये जो बेजोफिलिक एसिडोफिलिक, ये हमें इंडिकेट क्या करता है कि बेजोफिलिक यानी कि बेजो मतलब कि थोड़ा बेसिक नेचर का है, एसिडो यानी कि उसकी pH थोड़ी एसिडिक है। तो जो बेसिक होगा वो ब्लूइश कलर में दिखेगा, एसिडिक जो है वो रेड कलर में दिखेगा। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट हमें ब्लू दिखेगा, ये भी ब्लू दिखेगा, ये थोड़ा सा हमें दिखेगा पॉलीक्रोमेटो यानी कि बेसिक और एसिडिक मिक्स का, ठीक है, तो फिर एसिडिक दिखेगा। ये थोड़ा ब्लूइश दिखता है बाद में, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ना गोल्जी अपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी प्रेजेंस की वजह से ये ऐसा दिखता है। तो बाद में फिर से एसिडोफिलिक यानी कि रेड कलर का दिखेगा। अब आ जाओ इसकी कलरेशन पे जाते हैं, ठीक है। ये देखो, अब हमने देखना कौन सा पोर्शन है, सिर्फ ये वाला। तो इसमें देखो सबसे पहले स्टेनिंग देख लो, यहाँ पे बेजोफिलिक ब्लूइश कलर की, फिर बेजोफिलिक ब्लूइश कलर की, ठीक है। फिर आ गया बेजोफिलिक अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट में थोड़ी सी पॉलीक्रोमेटो हो गई है, थोड़ी सी देखो ब्लू और रेड थोड़ा मिक्स है, अगर आपको वीडियो में अच्छे से दिख रहा हो तो। और फिर एसिडो आ गई, फिर बेजो आ गई, क्योंकि यहाँ पे गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, इसमें रेड दी हुई है, लेकिन वैसे बेजोफिलिक इसलिए कहा जाता है जो अंडर माइक्रोस्कोप देखो तो थोड़ी बेजोफिलिक दिखती है। तो ये फिर से एसिडोफिलिक आ गया। अब उसके बाद आ गया कि 2 न्यूक्लियोलाई हैं, ठीक है, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में
फिर आगे कोई न्यूक्लियर लाइन नहीं है। फिर उसका क्रोमेटिन मटेरियल डेंस होना शुरू हो गया, यहाँ पे डिस्पेयर हो गया, ठीक है। डिस्पेयर होने के बाद इंक स्पॉट रह जाता है, इसमें इंक स्पॉट सा रह गया, लेट नॉर्मल एसिड में दिख नहीं रहा, इंक स्पॉट सा रह गया, फिर है नहीं। रेटिकुलम फॉर्म हो गया इसमें रेटिकुलोसाइट में, तभी इसका नाम रेटिकुलोसाइट है, क्योंकि रेटिकुलम फॉर्म हो जाता है। फिर हट गया वो रेटिकुलम और इसमें डंबल शेप बाइकनकैविटीज़ की मेंटेन हो गई और न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया, ठीक है जी। ये आ गया एरिथ्रोपोएसिस की स्टेजेस। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैंने वहाँ से की पॉइंट्स जो है ये टेबल के, आप टेबल भी पढ़ सकते हो, ये टेबल के की पॉइंट्स उठा के यहाँ मैंने नोट्स में लिखे हैं। देखो मेरे जो नोट्स हैं मैं इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनाता हूँ कि अगर आप ना थोड़ा एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सको और आपको ये थोड़ा याद रहे, थोड़े नॉर्मल जो एवरेज बच्चे हैं वो भी पढ़ सके ना। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ गो विद द सैम्बलिज्म इफ़ यू वांट टू गेट इट इन डिटेल। अगर मैं डिटेल में बनाऊँ तो वीडियोस काफ़ी लंबी चली जाएंगी, तो आई विल ट्राई कि अगर डिटेलिंग में भी वीडियो बना सकूँ मैं, लेकिन अब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम अनएबल टू डू इट। सो प्लीज़ यही नोट्स फॉलो कर सकते हो आप एग्ज़ाम्स के लिए। वैसे डिटेलिंग के लिए आप सैम्बलिज्म के साथ जा सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोएसिस। अब हमने पढ़ लिया कि क्या प्रोसेस था, कैसे एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से मैच्योर्ड आरबीसी बन गया, ठीक है, क्या स्टेम सेल था, क्या चेंजेस है। अब क्या क्या फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोएसिस के लिए ज़रूरी हैं, उसमें आ जाते हैं स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मैच्योरेशन फैक्टर एंड फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर एचबी फॉर्मेशन। एक तो स्टिमुलेट करेंगे जो एरिथ्रोपोएसिस को, क्या क्या मैच्योरेशन कर रहे हैं, मैच्योर कर रहे हैं, और क्या क्या फैक्टर जो है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। स्टिमुलेटिंग फैक्टर में सबसे पहले जाता है हाइपोक्सिया, यानी कि डिक्रीज्ड O2, यानी कि ऑक्सीजन टिश्यू में कम हो गई है। अब हाइपोक्सिया करता क्या है, एरिथ्रोपोएटिन, किडनी में से एरिथ्रोपोएटिन एक निकलता है, क्या कहते हैं उसे, स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, तो एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोएटिन किडनी में से, तो उसको इंक्रीज़ करता है हाइपोक्सिया, यानी कि अगर ऑक्सीजन कम होएगी तो एरिथ्रोपोएटिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी किडनी में से। लेकिन कैसे बढ़ेगी, हाइपोक्सिया जो है वो डिटेक्ट करता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। जब वो डिटेक्ट करता है तो जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो वो एरिथ्रोपोएटिन जो है किडनी में से इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ये एरिथ्रोपोएटिन ही है जो आरबीसी एरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट कर रहा है rather than hypoxia. Hypoxia is just increasing the erythropoietin rate. एंड देन एरिथ्रोपोएटिन अब क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें 165 AA यानी कि अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये सिक्रीट कहाँ से होता है, जो पहले बताया मैंने, किडनी में से। तो किडनी में से कहाँ से सिक्रीट होता है, एक्चुअली पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी, जो किडनी के पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं तो वहाँ से सिक्रीट होता है। तो कुछ स्मॉल क्वान्टिटी में ये लीवर या ब्रेन से भी सिक्रीट हो सकता है, लीवर से, ब्रेन से स्मॉल क्वांटिटी में, लार्ज में कहाँ से, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से ऑफ किडनी, स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया, जैसे कि पहले बताया। अब ये क्या करेगा, इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, एक तो आरबीसीज की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, दूसरा उनको सर्कुलेशन में रिलीज ज़्यादा जल्दी करता है। कैसे, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट जो हमने यहाँ पढ़ी थी स्टेज, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है और बाकी स्टेजेस को भी इंक्रीज़ कर देता है, और प्रोडक्शन की जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी वो एक सेल मैच्योर हो जाता है और उसको सर्कुलेशन में रिलीज़ कर देता है। अब ये मैच्योर्ड आरबीसी, वैसे जनरली मैच्योर्ड आरबीसी सर्कुलेशन में रिलीज़ होते हैं, लेकिन अगर एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ होता है, ये वाला हार्मोन या हाइपोक्सिया के केस में, कुछ रेटिकुलोसाइट भी रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसको जल्दी होती है रिलीज़ करने की, तो यहाँ रेटिकुलोसाइट भी ब्लड में रिलीज़ होते हैं, तो इसका काउंट बढ़ जाता है हाइपोक्सिया के केस में, एरिथ्रोपोएटिन एक्सक्रीशन के बढ़ने के केस में। उसके बाद आ जाता है थायरोक्सिन एज ए स्टिमुलेटिंग फैक्टर एक्सलेट करता है। सेक्स हार्मोन में आ जाता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो है उसका माइल्ड एक्शन है एरिथ्रोपोएसिस पे, लेकिन एस्ट्रोजन है उसका क्लियरली नाउन नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि एरिथ्रोपोएसिस को सप्रेस करता है एस्ट्रोजन। उसके बाद आगे विटामिन, इट इज़ नेसेसरी, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया कोज होता है, सबको पता है विटामिन की, है ना। तो B3 की डेफिशिएंसी से एनीमिया विद पेलाग्रा, B6 की डेफिशिएंसी से एनीमिया विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी, C से एनीमिया विद स्कर्वी, D से विद रिकेट्स, E से एनीमिया विद माल न्यूट्रिशन। अब उसके बाद आ गया, ये हो गया स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब मैचुरेशन फैक्टर कौन कौन से हैं, मैचुरेशन फैक्टर 3 है, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल एंड फॉलिक एसिड। तो विटामिन B12 नेसेसरी है मैचुरेशन में। सोर्स कहाँ से होता है, डाइट में से लेना पड़ेगा। अब इसकी ऑब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में भी मेजरली इसकी ऑब्जॉर्प्शन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और इसको अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है। ये एक्चुअली इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, अगर ये होगा तभी B12 की अब्जॉर्प्शन होएगी। और ये लीवर में स्टोर्ड होता है और मसल्स में स्मॉल क्वांटिटी में स्टोर्ड होता है। विटामिन B12 एक्शन क्या है कि जो आरबीसी में DNA उसकी सिंथेसिस करता है और उसको मैच्योर करता है और डिवीजन
करने में हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो परनीशियस नीमा होएगा, मैच्योर नहीं होएगा, डिवीजन नहीं होगी तो परनीशियस नीमा, यानी कि सेल तो होगा बड़ा लेकिन उसकी सेल मेम्ब्रेन वो बहुत वीक होगी। अब उसके बाद आएगा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, जो पीछे पड़ा था। क्या है कि गैस्ट्रिक मिकोजा में जो पैरेटल सेल होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, उसमें से सक्रीट होता है और ये B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होएगी तो B12 अगर बॉडी में प्रेजेंट भी है फिर भी उसके एब्जॉर्प्शन नहीं होएगी। डेफिशिएंसी कब कब होती है इसकी, या तो गैस्ट्राइटिस में, अगर स्वेयर हो तब, माइल्ड में नहीं, अल्सर हो या फिर गैस्ट्रेक्टमी उसको रिमूव करा हो। तो हेमेटनिक प्रिंसिपल है, ये क्या है कि ये ऐसे जूम किया जाता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर एक्शन करते हैं, तो एंटीनीमिया प्रिंसिपल इसे कहते हैं। तो हेमेटनिक प्रिंसिपल जो है वो प्ले में आता है, तो इसे एंटीनीमिया कहते हैं और इसे मैचुरेशन फैक्टर है। फॉलिक एसिड भी मैचुरेशन फैक्टर है, वो जो डीएनए की सिंथेसिस B12 करता था तो ये भी करता है। अगर फॉलिक एसिड नहीं होएगा तो डीएनए की सिंथेसिस कम हो जाएगी, मैचुरेशन नहीं होएगी उसकी, तो अगर वो मैच्योर ही नहीं होगा आरबीसी तो वो मेगालोब्लास्टिक स्टेज में ही वो रिलीज हो जाएगा, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह देते हैं उसको। सेल लार्जर होएगा लेकिन काम नहीं करेगा, मैच्योर्ड नहीं होगा वो। उसके बाद आते हैं ये हो गए स्टिमुलेटिंग फैक्टर और मैचुरेशन फैक्टर। अब उसके बाद आ गया फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। कौन कौन से? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है तो वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये HB फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट है। कॉपर, आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है जब GIT ट्रैक्ट से, तब उसमें हेल्प करता है। कोबाल्ट एंड निकल वो आयरन की यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। एंड विटामिन जो है वो भी HB फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से विटामिन? C, B2, B3, B6। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एरिथ्रोपोइसिस। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एरिथ्रोपोइसिस के पहले डेफिनेशन आ गई, ठीक है, कि रीजन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद साइट्स कहाँ कहाँ होती हैं इन फीटल लाइफ में? 3 जगह। मेगालोब्लास्टिक स्टेज में होती है, मीजेनकाइम ऑफ यॉर्क सैक हेपेटिक स्टेज में होती है इन लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फेट ऑर्गन, हेपेटिक यानी कि लीवर। माइलोइड स्टेज में होती है बोन मैरो एंड लीवर में। तो इन न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स अप टू 20 ईयर ऑफ एज सबसे बोन मैरो में से आता है एरिथ्रोपोइसिस होता है। और आफ्टर 20 ईयर मेम्ब्रेनस बोन, ये जो सारी बोन्स है उसमें से, या लीवर स्प्लीन में भी हो सकता है अगर उसकी फाइब्रोसिस हो जाए बोन मैरो की। प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो अपने आप को सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं स्पेशल सेल्स में। तो इनके ब्लड सेल्स के केस में हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स प्ले में आता है, तो उसे कहते हैं UPHC यानी कि अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स। उसमें से कमिटेड PHC बनते हैं, या स्टेम सेल्स PHSC बनते हैं। उसमें से लिम्फोइड स्टेम सेल एंड कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट एंड सो ऑन। तो ये सारा सर्कल चलता है। उसके बाद चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस के आते हैं। सेल का जो साइज़ वो डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियाइड डिस्पेयर हो जाता है, हीमोग्लोबिन अपेयर होता है और स्टेनिंग प्रॉपर्टी जो है चेंज होती रहती है। तो वही स्टेजेस हम पढ़ रहे हैं। CFU यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E जो है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाती है, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट एंड फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर्ड RBC। तो इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी पहले बेजोफिलिक होती है, फिर भी बेजोफिलिक होती है, फिर पॉलीक्रोमेटोफिलिक हो जाती है, फिर एसिडोफिलिक, बेजोफिलिक एंड एसिडोफिलिक। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टी चेंज हुई। फिर उसका साइज आ जाता है 20 से 15, 10, 8, 7 एंड 7.2, ठीक है, 7 to 7.5 एंड देन 7.2। न्यूक्लियाई इसमें 2 थे या 2 से ज़्यादा, फिर 0 हो गए, फिर क्रोमेटिन मटेरियल उसका डेंस होना शुरू हो गया और डेंस हुआ, इंक स्पॉट रह गया, फिर न्यूक्लियस एब्सेंट ही हो गया। सिंथेसिस ऑफ HB शुरू हो गई, HB दिखना शुरू हो गया इंटरमीडिएट में, फिर HB की फॉर्मेशन हो जाती है लास्ट में और वो डंबल शेप बन जाता है। तो उसके बाद आ जाता है कि फैक्टर्स क्या क्या चाहिए, स्टिमुलेटिंग, मैचुरेटिंग और फैक्टर इंपॉर्टेंट इन HB फॉर्मेशन। तो स्टिमुलेटिंग में आ जाते हैं हिपोक्सिया, एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशंस, थायरॉक्सिन, ठीक है, सेक्स हार्मोन आ गए और विटामिन आ गए। मैचुरेशन फैक्टर में आ जाते हैं विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टर एंड फॉलिक एसिड, और फैक्टर नेसेसरी में आ जाते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एंड विटामिन। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पिछली वीडियोज़ ऑल चैप्टर्स की ऑलरेडी अपलोडेड है, चैप्टर 1 to 8। तो चैप्टर 9 हमारा आज का कवर हो गया। तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी स्टेशन। सो प्लीज़ अगली वीडियोज़ के लिए आप नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हो। अपकमिंग वीडियोज़ लाइन टू लाइन, चैप्टर 9 हुआ है अभी, अब 10, 11, 12 लाइन टू लाइन जो है चैनल पे अपलोड होती रहेगी। सो थैंक यू एंड हैव गुड स्टडीज़ अहेड। बाय बाय।